Hello everyone, my name is Jolly Patel and welcome to Jolly Jivaksha Academy. Today we will discuss about carbohydrate. So what is a carbohydrate? How they will form, their structure and the classification and types, all the things we will discuss in this today video. So before going to start our topic, let's discuss about some basic concept related to our topic. First thing is what is the meaning of a atom? Atom का मतलब क्या होता है? So atom is made up of neutron, proton and electron. So atom is a combination of neutron, proton and electron. ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन। तो जब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एटम। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल? सो मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम, ये फोर्थ एटम। तो ये सारे एटम एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कनेक्टेड। और जब एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल? तो जब ये मॉलिक्यूल कोई लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल। क्यों बायोमॉलिक्यूल बोल सकते हैं? बिकॉज दे ऑल आर प्रेजेंट इन अ लिविंग थिंग। नाउ एक बार फिर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? सो एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. What is the meaning of a molecule? So molecule is a combination of atom. What is the meaning of a biomolecule? Molecule which are present in a living thing. And what are the example of a biomolecules? So carbohydrate, lipid and protein. Now we will discuss about carbohydrate. Now what is the meaning of a carbohydrate? So carbohydrate is polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स। क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब कि सिंपली अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं तीन चीज से। एक होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen. For example, one of the common example of carbohydrate is a glucose. C6H12O6. We can write glucose in this form, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कार्बन है वो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी चीज से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोला जा रहा है? तो उसका हम पूरा डिस्कशन आगे के स्लाइड में करेंगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी अलग अलग वेराइटीज होते हैं, अलग अलग नंबर्स में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंदर 6 कार्बन होते हैं, किसी के अंदर 2 कार्बन होते हैं, किसी के अंदर 3 कार्बन होते हैं, किसी के अंदर हाइड्रोजन 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 18 होते हैं, किसी के अंदर ऑक्सीजन का नंबर अलग अलग होता है।
मतलब कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज की बात करें तो वहां पे क्या होता है, C6H12 और O6, मतलब कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन कितने होते हैं 12 और ऑक्सीजन कितने मिलेंगे 6। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बट सम ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। पर कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हैं नेचर के अंदर जो, जिसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलता हो आपको, नाइट्रोजन मीन्स एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। मतलब कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही मिलेगा। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर ये 3 चीज के अलावा क्या मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, तो उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। नाउ देयर आर 3 मेजर साइज क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का कितना साइज, वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है या फिर कितना छोटा मॉलिक्यूल, मतलब कि उसकी क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है क्लासिफिकेशन। So classification of a carbohydrate on the basis of their size. First is a monosaccharide, second is oligosaccharide, and third is a polysaccharide. What is the meaning of a monosaccharide? So mono means single, or saccharide means sugar. So monosaccharide means single sugar. अब उसको भी मैं आगे इलेबोरेट करती हूँ। Now, what is the meaning of oligosaccharide and what is the meaning of polysaccharide? For that, let's move on. यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोसैकेराइड कॉन्सिस्ट सिंगल पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटो यूनिट। क्या लिखा है, सिंगल पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटो यूनिट। मीन्स अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल के अंदर या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिंगल ग्रुप हो, किसका सिंगल ग्रुप, एल्डिहाइड का एंड या फिर कीटोन का, तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। उसके एग्जाम्पल के लिए ये रहा, ये मान लो ये शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके अंदर 2 तरह के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आइदर होगा अल्डोस या फिर होगा कीटोस। कोई भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आइदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा ग्रुप होगा, आल्डोस ग्रुप, और दूसरा होगा कीटोस। तो आइदर आल्डोस होगा या फिर कीटोस होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब आल्डोस का मतलब क्या है और कीटोस का मतलब क्या है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन दिख रहा है, तो ये जो कार्बन है उसने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, राइट। और यहाँ पे ये जो कार्बन है उसने ये वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, मतलब कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, और ये जो कार्बन है वो कौन सा है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मतलब कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन है वो अगर डबल बॉन्ड बना के ये वाला ग्रुप अगर क्रिएट कर रहा है, ये वाला ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो अगर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोल रहे हैं, अगर वो कौन से कार्बन पे हो, फर्स्ट कार्बन, तो उस शुगर को बोला जाता है आल्डोस। उस मोनोसैकेराइड को क्या बोला जाता है, आल्डोस। पर अगर ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन की जगह कोई दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो मतलब कि फर्स्ट कार्बन की जगह अगर वो दूसरे कोई कार्बन के ऊपर ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसको बोला जाता है कीटोस। तो समझ में आया कि अगर आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे, तो उसको बोला जाएगा आल्डोस। और फर्स्ट कार्बन पे अगर वो ग्रुप नहीं है, कोई दूसरे कार्बन पे, तो उसको क्या बोला जाएगा,
कीटोस। समझ में आ गया कि कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है तो उसको बोला जाएगा आल्डोस, अगर फर्स्ट की जगह कोई दूसरे ग्रुप पे मतलब दूसरे कार्बन पे है तो उसको बोला जाएगा कीटोस। अब ये आल्डोस होगा, कोई भी सुगर आइदर आल्डोस होते हैं या फिर क्या होती है, कीटोस होती है। समझ में आया इतना। अब आगे हम अगर बात करें, इसको मैं अभी रिमूव कर देती हूँ ताकि क्लियरली आपको ये स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो देखो ये एक आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, ये आ गया कार्बोनाइल। दूसरा आपको कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है कार्बन, दूसरा दिख रहा है हाइड्रोजन और तीसरा दिख रहा है ऑक्सीजन। मतलब कि हमने पहले ही बोला था कि कार्बोहाइड्रेट तीन चीज से बनता है, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दूसरा कौन सा ग्रुप दिख रहा है, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिख रहा है, OH। यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है। OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है कितने हैं, यहाँ पे एक है, दो है, यहाँ पे भी दो है, मतलब कि क्या है, ज्यादा, एक से ज्यादा। इसीलिए यहाँ पे हमने जब बोला था कि कार्बोहाइड्रेट आर पोली, पोली मीन्स होता है मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, और आल्डिहाइड का मतलब है आल्डोस, और कीटो का मतलब होता है कीटोस। आल्डोस का मतलब बता दिया मैंने आपको, कीटोस का मतलब भी बता दिया, OH ग्रुप के बारे में भी बता दिया, और पोली का मतलब होता है मैन। तो अब समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि आइदर कोई कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के अंदर पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब कि OH ग्रुप, और क्या होगा, आइदर आल्डोस सुगर होगा या फिर कीटो सुगर होगा। तो अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो कैसा लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस। समझ में आया इतना। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे हमने लिखा था मोनोसेकेराइड के बारे में, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड में हमने बात किया कि मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। मतलब कि मोनोसेकेराइड में क्या होगा, एक सिंगल यूनिट होगा, किसका, एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, तो उसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड। पर ओलिगोसेकेराइड किसको बोला जाता है, तो ओलिगोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। मीन्स अगर ये आपका मोनोसेकेराइड है तो एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ जुड़ के जो एक पूरा चेन बनाता है, शॉर्ट चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। पर अगर ये मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मतलब कि ये वाली सुगर को दूसरी सुगर के साथ मतलब कि मोनोसेकेराइड के साथ क्या होना पड़ेगा, कनेक्ट, क्या होना पड़ेगा, कनेक्ट। तो उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक। मीन्स ओलिगोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट चेन ऑफ अ मोनोसेकेराइड यूनिट और रेसिड्यू जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर क्या बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। पर ये ज्वाइंट होने के लिए वो जो बॉन्ड बना रहे हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक। Now let's discuss about polysaccharide. What do you mean by polysaccharide? Poly means again, poly का मतलब क्या होता था, many, और saccharide का मतलब क्या होता है, सुगर, मतलब कि हमारे मोनोसेकेराइड, राइट। तो अगर ये जो मोनोसेकेराइड है वो शॉर्ट चेन नहीं, बहुत लंबी चेन बनाते हैं, अगर वो शॉर्ट चेन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। पर अगर वो बहुत ही लंबी चेन बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड। पर हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो मोनोसेकेराइड की चेन है, मतलब कि
ये जो सैकेराइड्स है वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी के है या फिर पॉलीसैकेराइड, तो कुछ एक डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा है कि अगर ये मोनोसैकेराइड की यूनिट 20 से कम है, मतलब कि 20 मोनोसैकेराइड से कम, जैसे कि 19, 28, 70, 60, 15, 14, 12, 2, 4, 3, 7, मीन्स 20 से लेस जितनी भी चेन होती है उसको बोला जाता है ऑलिगोसैकेराइड। पर मोर देन 20, अगर 20 से ज्यादा सैकेराइड मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए तो उस चेन को बोला जाएगा पॉलीसैकेराइड। समझ में आया इतना? सो पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अभी सारी चीजों को हम निकाल देते हैं, स्पेशली ये वाला, क्योंकि अभी हमें ये डिस्कस करना है। ओके, ठीक है, तो अभी तक इतनी बात हो गई। अब आगे लिखा है इन द ओपन चेन फॉर्म वन ऑफ द कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म कार्बोनाइल ग्रुप, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कोई भी एक कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होकर डबल बॉन्ड बनाता है और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन से बनता है तो उसको बोला जाता है आल्डोस सुगर। अगर ये फर्स्ट कार्बन की जगह कोई दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के बनाता है तो उसको बोला जाता है कीटोस। और यही चीज यहाँ पे लिखी है। गॉट इट? अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात कि मोनोसैकेराइड विथ 4, 5, 6 and 7 carbon atom in their backbone are called respectively टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। टेट्रोस का मतलब होता है, रिस्पेक्टिवली लिखा है मतलब कि यहाँ पे कनेक्ट करना है लाइन टू लाइन। यहाँ पे पहले लिखा है 4, मतलब कि ये फर्स्ट वाला आएगा, मतलब कि 4 अगर मोनोसैकेराइड 4 कार्बन से बना है तो उसको बोला जाता है टेट्रोस। अगर वो 5 कार्बन से बना है तो उसको बोला जाता है पेंटोस। अगर वो 6 कार्बन से बना जाता है तो उसको बोला जाता है हेक्सोस। अगर 7 कार्बन है तो उसको बोला जाता है हेप्टोस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये रहा, यहाँ पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। अब इसको देखो तो 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब इसको देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसको बोला जाता है 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। अब इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अब ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सभी के अंदर क्या है, कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है कि सभी के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। एक आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिखेगा, आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा, ऑक्सीजन भी दिखेगा, मतलब कि जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो सारी चीजें सभी के अंदर कॉमन। फर्क किसका आ रहा है, कार्बन के नंबर का, कि किसी के अंदर 3 कार्बन है, किसी के अंदर 4 कार्बन है, किसी के अंदर 5 कार्बन है, किसी के अंदर 6 कार्बन है। तो ये जो कार्बन का नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग भी कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, क्लासिफिकेशन, जिसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, जितना भी अगर आप जितने नेचर में पाए जाते,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल जिसका नाम है ग्लिसराल्डिहाइड। तो ग्लिसराल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कितने कार्बन है? 3। यहाँ पे 4 कार्बन का भी एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है इरिथ्रियोस, थ्रियोस। यहाँ पे 5 कार्बन का दिया है जिसका राइबोस, जाइलोस। यहाँ पे 6 कार्बन का दिया है जिसका नाम है एलोस, ग्लूकोस, मैनोस, राइट। तो यहाँ पे कार्बन नंबर के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन। अब आगे हम बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि देयर आर aldose एंड कीटोस ऑफ ईच ऑफ दिस चेन लेंथ। मतलब कि समझ में आया कि जैसे कि हमने बोला कि कोई कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला आपको aldose शुगर भी मिलेगा और 4 कार्बन वाला आपको कीटोस शुगर भी मिलेगा। मतलब कि aldose शुगर में भी 4 कार्बन हो सकते हैं और कीटोस शुगर में भी हो सकता है। वैसे अगर आप 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट देखोगे तो उसमें भी आपको aldose मिलेगा एंड कीटोस मिलेगा। 6 कार्बन के कॉन्सेप्ट में भी आपको aldose मिलेगा एंड कीटोस मिलेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे बोला है आल्डोटेट्रोस और यहाँ पे लिखा है कीटोटेट्रोस। आल्डोटेट्रोस में कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोटेट्रोस में कौन सा ग्रुप होगा? कीटो, राइट। अब इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ओके। तो ये जितने भी आपने देखे, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ये पूरा रिमूव कर देती हूँ तो आपको प्रॉपरली क्लियर है सारी चीज, ठीक है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप अगर इसको प्रॉपरली देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करो कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रहा फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट फर्स्ट, मतलब कि जितने भी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के, जहां पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आल्डोज शुगर, या फिर दूसरा क्या बोला जाता है? आल्डिहाइड। आल्डिहाइड और आल्डोज सब एक ही है, ठीक है। पर अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे है? फर्स्ट शुगर की जगह कोई दूसरे कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन की जगह कोई दूसरे कार्बन पे, तो उसको बोला जाता है कीटोस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये रहा फर्स्ट कार्बन और ये रहा सेकंड, और कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन। यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड। मीन्स कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे होगा? फर्स्ट की जगह कोई दूसरे कार्बन पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे एल्डिहाइड में भी 3 कार्बन वाली शुगर है, 4 कार्बन वाली, 5 वाली, 6 वाली। वैसे कीटोस में भी क्या है? 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 वाला एंड 6 वाला। समझ में आया? और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे नीचे लिख दिए, तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल द मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कंटेन वन और मोर asymmetrical या फिर chiral carbon atom and thus occur in optically active isomer form और enantiomer। अब क्या लिखा है इसमें? पहली बात लिखी है, क्या लिखा है? कीराल कार्बन। कीराल कार्बन का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि ये कोई कार्बन है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कोई भी कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो 4। कितने बना सकता है? 4। अब मान लो कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि 4 अलग अलग चीजों से वो क्या कर सकता है? ज्वाइंट हो सकता है। अब यहाँ पे मान लो एक ग्रुप आया जिसका नाम है ए ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप आया दूसरा बी ग्रुप, ये रहा कोई ग्रुप जिसका नाम है सी ग्रुप। चलो डी रख देते वरना कार्बन में कंफ्यूजन हो जाएगा।
यहाँ पे एक तीसरा ग्रुप रखते हैं जिसका नाम है ई ग्रुप। मतलब कि ये जो कार्बन जो चार अलग अलग चीज से क्या बना सकता था बॉन्ड, वो चारों क्या है अलग। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। तो इस कार्बन को बोला जाता है कीराल कार्बन। मतलब कि अगर कोई एक कार्बन जो चारों अलग अलग चीजों से, चारों अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, तो उसको बोला जाता है कीरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन मैं बताती हूँ जो यहाँ पे जुड़ा है ए से, यहाँ पे भी जुड़ा है ए से, और यहाँ पे जुड़ा है वो डी से, यहाँ पे जुड़ा है ई से। तो क्या इसको हम कीरा कार्बन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप नहीं, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो ये जो कार्बन है वो कीरा कार्बन नहीं कह सकते। मतलब कि कोई भी कार्बन जब चार डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं कीराल कार्बन। अब जब ये जो कीराल कार्बन है वो कहाँ पे हो गए? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में तो क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बन है वो भी अलग अलग नंबर में हमने पढ़े कि 3 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो मान लो कि अगर हम बात करें 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, तो 3 कार्बन में से अगर कोई एक कार्बन भी कैसा हो सकता है? कीराल, या फिर कई बार तो उसको कायरल भी बोलते हैं, डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे ये जो कीराल कार्बन अगर आपके सेकेराइड के अंदर मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में कीरा कार्बन प्रेजेंट है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? ऑप्टिकली आइसोमर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि देखो ये जो एक कार्बन, ठीक है, इसको मानो ये एक आपका कार्बन है। तो दूसरा मैं कलर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ओके, ये आपका कार्बन है, ठीक है, सेंटर। अब ये जो कार्बन है वो किससे कनेक्टेड है? एक साइड है CHO, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है CH2OH और चौथा है OH। चारों डिफरेंट है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, चारों अलग है। तो मतलब कि ये कैसा कार्बन है? कीरा कार्बन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऐसा कीरा कार्बन प्रेजेंट होता है तो ये कीरा कार्बन को अगर आप मिरर के अंदर देखोगे, कहाँ पे? मिरर में। मिरर अगर उसका मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो मिरर इमेज पूरा कैसा हो जाता है? एकदम अलग। जैसे होता है ना कि हम कोई भी चीज है तो उल्टा दिखता है मिरर के अंदर जो भी लिखा होता है। तो यहाँ पे उसका क्या मिलता है? मिरर इमेज। मतलब कि एक ही चीज के दो आइसोमेरिक फॉर्म मिलते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट को अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कीरा कार्बन प्रेजेंट है, तभी उसका क्या मिलेगा? ऐसा दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म मिलेगा। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, वो इस कॉन्सेप्ट का जो नाम था उसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, जहां पे ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, यहाँ पे लिखा है कि क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। और उसका दूसरा भी नाम है एनेंशियोमर्स। क्या बोला जाता है? एनेंशियोमर्स। सो जो कार्बन के पास क्या होते हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उसको बोला जाता है कीरा कार्बन। और अगर आपके शुगर के अंदर कीरा कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो क्या बनाएगा? आइसोमर फॉर्म बनाएगा, अपना क्या बनाएगा? सिमिलर आइसोमर फॉर्म, जहां पे थोड़ा फंक्शन का जो अरेंजमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है। और ऐसे जो आइसोमर फॉर्म बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? एनेंशियोमर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो एनेंशियोमर्स बने हैं, मतलब कि ये आइसोमर बने हैं, वो दो बने होंगे, क्योंकि अब मैं इसका पूरा आगे का कैलकुलेशन दिखा, ये वाला। अब क्या लिखा है दूसरा कि इन ए जनरल मॉलिक्यूल विथ एन कीराल कार्बन। अब मान लो कि हो सकता है ना कि कोई कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक से ज्यादा कीरा कार्बन,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 किराल कार्बन हो सकते हैं, मतलब कि कितने भी हो सकते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि अगर एक किराल कार्बन है तो उसके कितने आइसोमर बनते हैं? 2 बनते हैं। अब 2 किराल कार्बन हो गए तो कितने आइसोमर बनेंगे? 3 हो गए तो कितने आइसोमर बनेंगे? उसका कैलकुलेशन के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि n किराल सेंटर कैन हैव अ 2n स्टीरियो आइसोमर, मतलब कि अगर आपका किराल कार्बन का नंबर कितना है n, तो उसका आइसोमर कितना बनेगा? 2n। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है 1 किराल कार्बन, कितना किराल कार्बन है? 1, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर एक ही कार्बन है जिसके पास क्या है? 4 अलग ग्रुप, तो उसके आइसोमर कितने बनेंगे? 2। अब मान लो कि कोई किराल कार्बन है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर कोई किराल कार्बन कितने हैं कोई स्ट्रक्चर के अंदर? 2 है, तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उस टाइम पे कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर बनेंगे। अब मान लो कि कोई आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कितने किराल कार्बन है? 4 किराल कार्बन है, तो उस केस में कितना बन जाता है? 16। समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, ठीक है। पहले इस सबको रिमूव कर देती हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी जो किराल का नंबर है n इज इक्वल टू, उसको बोला जाता है किराल कार्बन का नंबर इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे मान लो कि आपकी n का मतलब है आपका किराल का नंबर, किराल कार्बन का नंबर। मान लो कि कोई कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने किराल कार्बन है? 1 किराल कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 2:1, तो क्या होगा? 2। मतलब कि एक किराल कार्बन है तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2 बनेंगे। अब मान लो कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, उसके पास 2 किराल कार्बन, तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 4 आइसोमर। तो उस केस में कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर बनेंगे। मान लो आपके पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास 4 किराल कार्बन है, तो 2:4, तो क्या हो जाएगा? 16। राइट। तो ऐसे कैलकुलेशन होगा कि कितने किराल कार्बन है तो उसका कितना आइसोमर बनेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है? 2:n। और ये जो n है उसका मतलब क्या है? नंबर, किसका नंबर? किराल कार्बन का नंबर। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा है कि ग्लिसराल्डिहाइड हैज 1 किराल कार्बन, सो दैट विल गिव अ 2 स्टीरियोआइसोमर। Aldohexose with 4 chiral center have a 16 stereoisomer. So आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने किराल कार्बन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। ओके। अब यहाँ पे एक आता है दूसरी चीज कि स्टीरियोआइसोमर होते हैं, तो वो आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक होता है डी आइसोमर और दूसरा होता है एल आइसोमर। आइसोमर बने। अब ये आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक होता है डी आइसोमर और दूसरा होता है एल आइसोमर। अब ये डी आइसोमर क्या है और एल आइसोमर क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये ग्लिसराल्डिहाइड है, ठीक है। अब ग्लिसराल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, उसके एक साइड पे क्या है? CHO ग्रुप है, दूसरी साइड OH ग्रुप है, तीसरी साइड CH2OH है और चौथी साइड H है। मतलब कि इस कार्बन की चारों डायरेक्शन, चारों साइड अलग अलग ग्रुप है, तो इस कार्बन को हम किराल कार्बन बोल सकते हैं। अब ये किराल कार्बन इस पूरे स्ट्रक्चर में कितना है? एक ही है। तो एक कार्बन किराल कार्बन होगा तो उसके स्टीरियोआइसोमर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे अकॉर्डिंग टू ये वाली इक्वेशन। अगर ये 1 है तो क्या बनेगा? 2 आइसोमर, तो ये 2 आइसोमर बन गए। अब ये 2 आइसोमर को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो एक आइसोमर को बोला जाता है डी आइसोमर और दूसरे आइसोमर को बोला जाता है एल। यहाँ पे दिख रहा है एल और ये है डी, तो आइदर वो होगा डी आइसोमर या फिर एल आइसोमर। अब बोला जाता है कि डी आइसोमर का मतलब क्या और एल आइसोमर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए ओके, यहाँ पे भी ये सारा पूरा क्लियर कर देते हो। ओके,
तो डी आइसोमर का मतलब ये है कि अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट में जो OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, तो ये जो अगर ये OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट साइड पे, कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन की राइट साइड है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है डी। पर अगर ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड, तो उसको बोला जाता है एल आइसोमर। समझ में आया, डी आइसोमर मतलब कि कार्बन की राइट साइड पे आपका OH ग्रुप है और अगर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है एल आइसोमर। तो ये दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, पर उन ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, एक किरल कार्बन है, उसकी वजह से उसके दो आइसोमर है और दो आइसोमर में से एक है डी आइसोमर, दूसरा है एल आइसोमर। डी आइसोमर में क्या प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है और एल आइसोमर में क्या प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट। इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप देख लो सेम है, सिर्फ OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आ गया डी एंड एल आइसोमर के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रेफरेंस कार्बन इज ऑन द राइट in the projection formula the sugar is a D isomer, when on the left it is a L isomer। समझ में आया। अब बात आती है कि चलो भाई जहां पे एक कार्बन होता है दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं तो एक होगा L दूसरा होगा D। पर मान लो कि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर चार क्या है, कीरा कार्बन, और हमने बोला था कि अगर चार कीरा कार्बन होगा तो उसका इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितने आइसोमर बनेंगे, 16। अब 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे तो 16 में से कितने डी होंगे और कितने एल वाले आइसोमर होंगे, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो उसका ये रिजल्ट है कि आउट ऑफ 60 पॉसिबल आल्डोहेक्सोस 8 आर डी एंड 8 आर एल, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 16 आइसोमर है तो 8 हो गए डी वाले और 8 हो गए एल वाले। अगर 8 है तो 4 हो गए डी वाले और 4 हो गए एल। अगर 2 है तो एक होगा डी, एक होगा एल, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टीरियोआइसोमर। ऐसा नहीं होगा कि भाई 16 है तो उसमें से 10 डी वाले और 6 एल वाले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया, ओके चलो अब आगे बात करते हैं। अब क्या लिखा है, द कार्बन ऑफ अ सुगर आर नंबर्ड बिगन एट द एंड ऑफ द चेन नियरेस्ट टू द कार्बोनल ग्रुप। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने बोल दिया कि ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, पर जब ये स्ट्रक्चर आप देखते हो, मान लो कि ये स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें तो कितने सारे कार्बन। अब कौन से कार्बन को मैं कौन सा नंबर, कौन सा कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, किसको दूसरा, किसको तीसरा, मतलब कि नंबरिंग हम यहां से यहां तक करेंगे या ऊपर से नीचे से करेंगे, कहां से करेंगे। तो उसका एक नॉर्मल रूल है, वो रूल क्या है कि नंबर आपको कहां से स्टार्ट करना है, चेन के उस एंड से, चेन के उस एंड से जहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि जहां कार्बोनाइल ग्रुप एकदम नजदीक प्रेजेंट है वो वाले एंड से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हमने बताया था COO वाला, ठीक है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप को अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वहां पे वो हमने ऐसे लिखा था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करते हैं आपको उसको सेपरेट करके लिखना है या फिर साथ में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वाले कार्बन से आपको क्या करना है, नंबरिंग। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स, सेम फॉर ये, ठीक है। तो जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा नजदीक, मतलब कि यहाँ पे भी हमने देखा था ये वाला, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे है तो नंबर कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कभी भी हम यहां से नहीं कर सकते क्योंकि कार्बोनाइल जहां पे होगा उसके नजदीक वाले कार्बन से क्या करना है, आपको काउंटिंग स्टार्ट करना। क्लियर, तो यहाँ पे वो लिखा है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है कि टू सुगर
ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि टू शुगर दैट डिफरेंट only in the configuration around one carbon atom is called एपीमर। अब नया कॉन्सेप्ट आया एपीमर का। एपीमर का मतलब क्या है? तो अगर आप एपीमर को देखोगे तो एपीमर में क्या होता है, पहले मैं इसको यहां से हटा दूं, ठीक है, ओके। तो एपीमर का मतलब होता है कि अगर कोई दो शुगर है, जैसे कि ये एक शुगर ले लो ग्लूकोज और ये एक शुगर ले लो दूसरी जिसका नाम है मैनोस। कितने शुगर है आपके पास? दो शुगर, मतलब कि दो कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है मैनोस। अब आप दोनों के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। चलो यहां से देखते स्टार्ट करते। CHO, यहाँ पे भी CHO है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। चलो ये एक हो गया डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड कार्बन पे इस साइड H है, इस साइड OH, ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, ये फिफ्थ कार्बन वाला भी सेम, सिक्स कार्बन वाला भी सेम। मतलब कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ ये एक ही कार्बन है, कार्बन नंबर 2, जहां पे आपको क्या दिख रहा है? चेंज। क्या चेंज है कि इस ग्लूकोज के केस में जो OH है वो राइट साइड है और लेफ्ट साइड पे H है, पर यहाँ पे मैनोस के केस में H आपका राइट साइड है और OH लेफ्ट साइड। मतलब कि अगर आपको ग्लूकोज और मैनोस का स्ट्रक्चर बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ एक ही कार्बन के स्ट्रक्चर में क्या आएगा? डिफरेंस। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे दो शुगर का स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ कहां पे चेंज होगा? कोई भी एक ही कार्बन पे चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर। यहाँ पे वही चीज लिखी है कि टू शुगर दैट डिफरेंट only in a configuration around only one carbon, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे सेम चीज आपको दूसरी बार दिखाती हूँ। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो अगेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दूसरा आप कार्बोहाइड्रेट ले लो गैलेक्टोज। तो चलो यहाँ पे हम फिर से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कार्बन ओके है, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम है, फोर्थ अलग है, ठीक है। ये फोर्थ अलग है। क्या अलग है कि यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड पे और यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे OH राइट साइड पे पर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। मतलब कि फोर्थ के अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ भी सेम है और सिक्स में भी सेम है। मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही कार्बन का डिफरेंस है, जो है कार्बन नंबर 4। इसलिए यहाँ पे लिखा है एपीमर एट कार्बन नंबर 4। यहाँ पे जो हमने आगे का डिस्कशन किया था एग्जाम्पल, जहां पे मैनोस लिया था, जहां पे कहां पे डिफरेंस था? तो एपीमर एट कार्बन नंबर। समझ में आया एपीमर का मतलब? ओके चलो, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अब देखो यहाँ पे आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे कार्बोहाइड्रेट के, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है, पर ये कैसे है? पूरा चेन के फॉर्म में दिख रहा है आपको। पर ये जो चेन स्ट्रक्चर है वो एक साइकिल मतलब कि रिंग फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेंगे? तो मान लो कि ये जो आपका एक नॉर्मल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कौन से फॉर्म में था? एक पूरे चेन के फॉर्म में था। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? साइकिल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो साइकिल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एंड को किसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा? इसके साथ। तो इसको आप देखो, ये CH2OH है जो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ ये CH2OH कहाँ जुड़ा है? यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है ना वो ये है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं एक बार दूसरी बार लिख के दिखा देती हूँ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन विच कार्बोनाइल ग्रुप हमारा कहाँ पे होता था? आल्डोस के केस में फर्स्ट कार्बन पे और कीटोस के केस में
कोई भी अदर कार्बन पे। तो आपका अगर कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलोंग द चेन, वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप के साथ क्या बना देता है, बॉन्ड, तो उससे क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन aldehyde ग्रुप एट अ C1 पोजिशन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अ C5 पोजिशन, तो वो क्या बनाएगा, साइकिल। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इसको निकाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है उसने क्या किया, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, तो उसने क्या किया, फिफ्थ कार्बन के OH के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड। तो ये क्या होगा, ज्वाइंट हो गया, तो ये रहा फिफ्थ कार्बन वाला आपका OH, ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन वाला कार्बोनाइल ग्रुप, और ये आपका बाकी का जो स्ट्रक्चर है रिमेनिंग वाला वो ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसने ये फिफ्थ वाले OH के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड। तो बॉन्ड बना दिया, तो अब क्या बन गया, ये साइकिल बन गया। पहले क्या था, चेन, अब क्या हुआ है, साइकिल। अब क्या होता है कि कई बार ये जो बॉन्ड बनता है उसमें आप देखो, इसको यहाँ पे देखो, बॉन्ड बनने के बाद कई बार क्या होता है कि ये जो H ग्रुप है वो कई बार ये जो कार्बन के ऊपर की साइड रहता है और OH कहाँ पे रहता है, नीचे की साइड रहता है। पर क्या होता है कि ये जो ग्रुप है वो एक कई बार क्या होते हैं, अपनी पोजीशन स्विच करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, स्विच। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे है, पर यही स्ट्रक्चर में क्या होता है कि OH ऊपर चला जाता है, फिर H कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब कि OH और H अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये अगर आपका OH नीचे की साइड है और H ऊपर की साइड है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोला जाता है, अल्फा। पर अगर आपका OH ऊपर की साइड और H नीचे की साइड है तो उसको बोला जाता है बीटा। तो यहाँ पे एक जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो कई बार क्या होता है, अल्फा में कन्वर्ट होता है, फिर वो बीटा में कन्वर्ट होता है, बीटा फिर अगेन अल्फा में कन्वर्ट होता है, अल्फा अगेन बीटा में कन्वर्ट होता है। मतलब कि अल्फा बीटा वो एक दूसरे के अंदर क्या करते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस चीज को बोला गया था इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनोमर्स। क्या बोला गया, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनोमर्स। एनोमर्स का मतलब मैंने बोला था क्या था, डी फॉर्म एंड एन फॉर्म। यहाँ पे लिखा है डी फॉर्म और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे छुप गया। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ये दूसरा डी फॉर्म है। ओके चलो मैं आगे बता देती हूँ दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनोमर्स है वो क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, म्यूटारोटेशन। क्या बोला जाता है, म्यूटारोटेशन। ओके मैं समझा देती हूँ यहाँ पे। So isomeric form of monosaccharide that different only in the configuration at hemiacetal और hemiketal carbon called anomers। अब hemiacetal और hemiketal का मतलब क्या है, और इस कन्वर्जेशन को हम बोलते हैं म्यूटारेशन। म्यूटारेशन और हेमिएसिटल हेमिकेटल क्या है, तो ये जो पूरा कंबाइन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल और हेमिकेटल। हेमी एसिटल और हेमिकेटल में पर मतलब क्या होगा, एसिटल का मतलब क्या है, हेमी एसिटल। एसिटल मतलब कि ये जो शुगर है वो आयोडोस भी हो सकता है और कीटोस भी हो सकता है। मान लो कि आयोडोस शुगर है, आयोडोस शुगर मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे होगा। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो वो कौन सा है, हेमी एसिटल। एसिटल मतलब कि आल्डिहाइड, ठीक है। पर अगर ये आपका जो शुगर है वो कौन सा है, कीटो शुगर है, मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे होगा, सेकंड कार्बन पे। तो उस केस में अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको बोला जाएगा हेमी कीटल।
और ये जो कन्वर्जेशन हमने बोला कि ये जो OH नीचे ऊपर होता रहता है और यहाँ पे D और L में कन्वर्जेशन होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जहां पे ये जो दो फॉर्म है एक दूसरे के अंदर क्या होते रहता है, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जॉली जीवाक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू रिसीव न्यू अपलोड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।